नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों की विज्ञान चैप्टर की अगली क्लास है। क्योंकि कोविड-19 की वजह से आप रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला है जो आपको लगातार दी जा रही है। और प्रयास ये है कि आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जाए और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करते रहिए। और यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं उसका सलूशन आपको देता रहूँगा। चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज की क्लास थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि हम लोग शुरू करेंगे वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब क्या होता है, जिसको वेपर प्रेशर कहते हैं। वाष्प दाब क्या है? कुल मिलाकर के अगर हम शब्दावली पर ध्यान देते हैं तो शब्द हमारा ये है कि वाष्प दाब। वाष्प दाब का मतलब है बेटा वाष्प का दाब। अगर इसको हम देखें तो वाष्प का जो दाब होगा वो वाष्प दाब होगा, लेकिन किस स्थिति में होगा केवल हमको ये देखना है। तो द्रव तथा वाष्प की जब साम्य अवस्था हो, द्रव तथा वाष्प की साम्य अवस्था में, जब द्रव और वाष्प दोनों साम्य की अवस्था में हो, इस प्रकार की अवस्था हो, द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था दोनों साम्य अवस्था में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वाष्प का दाब होगा वो उसका वाष्प दाब कहलाएगा। द्रव तथा वाष्प की साम्य अवस्था में किसी द्रव की वाष्प का जो दाब है वो उसका वाष्प दाब कहलाता है। तो सबसे पहले वाष्प दाब हम लोगों ने जान लिया कि द्रव और वाष्प की साम्य अवस्था में जो वाष्प का दाब है वो वाष्प दाब है। हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है वाष्प दाब अवनमन का। वाष्प दाब अवनमन, अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। वास्तव में अगर हम अवनमन शब्द की बात करें तो सबसे पहले हम लोग अवनमन को जान लेते हैं। तो अवनमन का सीधा सा मतलब होता है कमी। अवनमन का एक सीधा मतलब है वो कमी, यानी किसमें कमी? वाष्प दाब में कमी। तो वाष्प दाब में जो कमी है वो वाष्प दाब अवनमन है। सिंपल पैटर्न पे बात है कि वाष्प दाब में जो कमी है वो वाष्प दाब अवनमन है। अब वाष्प दाब में कमी होगी कब? जब किसी विलायक में, कोई शुद्ध विलायक हो और उसमें कोई अवाष्पशील ध्यान ये रखना है आपको कि अवाष्पशील पदार्थ घोलना है। यदि हम वाष्पशील पदार्थ घोल देंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। अवाष्पशील पदार्थ को घोलना है। यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ या ठोस कह सकते हैं घोल देते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहेंगे। यानी किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है और वाष्प दाब में होने वाली यही कमी वाष्प दाब अवनमन है। अब हम ये मान लेते हैं कि जो विलायक का वाष्प दाब है उसको हम P0 से लिख लेते हैं, P0 भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये हमने मान लिया किसका वाष्प दाब? विलायक का वाष्प दाब। और हमने मान लिया PS विलयन का वाष्प दाब है। दो बातें हमने बता दी कि P0 विलायक का वाष्प दाब है और PS विलयन का वाष्प दाब है। दो बातें आपके सामने हैं। और वही ये क्या? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो अब अगर हम वाष्प दाब में अवनमन निकालते हैं तो देखिएगा बहुत सरल सी बात है। वाष्प दाब में अवनमन,
तो हमने क्या बताया था, पहली बात आपको याद रहनी चाहिए थी वो ये कि यदि विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो वाष्प दाब घट जाता है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब कम होगा। तो जब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा तो हमको क्या निकालना है, वाष्प दाब में अवनमन, तो ये P0 माइनस PS हो जाएगा। इसको हम P0 माइनस PS भी पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग निकाल लेते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देख लेंगे हम लोग। तो वाष्प दाब में अगर हम आपेक्षिक अवनमन निकालेंगे तो वो ये बन जाएगा, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है चूंकि रिलेटिव है, और किसके रिलेटिव है, इसके रिलेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, और वाष्प दाब में जो अवनमन होता है उसको हम P0 माइनस PS से लिखते हैं। हमने इसको इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारे पास अब एक नियम आता है जिसको हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं। चलिए देखते हैं, राउल्ट का एक नियम है, उसी को हम लोग सीखेंगे। राउल्ट का नियम देखिए ऐसा है कि राउल्ट का नियम बहुत सारे बुक्स में सिंपल से इतना दिया होगा कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। असल में राउल्ट ने जो नियम दिया था वो दो तरीके से दिया। एक राउल्ट का नियम वाष्पशील पदार्थ युक्त विलयन के लिए है, और एक राउल्ट का नियम यदि हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। हम लोग इसको पहले देखेंगे। वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। देखिए वाष्पशील द्रवों के कंडीशंस देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब दो द्रव और दोनों वाष्पशील हों और उनको मिलाकर के विलयन बनाया गया हो, तो सबसे पहली बात ये आती है कि वाष्प में दोनों द्रवों का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी दोनों द्रवों की वाष्प बनेगी। तो जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो दोनों द्रवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर हो जाएगा। पहले इतनी बात हम समझ लेते हैं कि यदि हम दो द्रव वाष्पशील मिला देते हैं, मान लिया हमारे पास दो वाष्पशील द्रव हैं, एक द्रव A है और दूसरा B है, दोनों वाष्पशील हैं। तो अगर हम ये मान लें कि इसकी वाष्प का दाब PA है और इसकी वाष्प का दाब PB है, तो जब हम इसका निकालेंगे कुल वाष्प दाब, तो दोनों द्रवों के वाष्प दाब को जोड़ देंगे तो कुल वाष्प दाब जो होगा हमारा वो दोनों के योग के बराबर यानी PA प्लस PB के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब हम ये मान लेते हैं कि दो द्रव हैं, तो दोनों द्रवों का चूंकि कंट्रीब्यूशन है, दोनों वाष्पों का कंट्रीब्यूशन है, इसका भी आंशिक वाष्प दाब इसमें खर्च हो रहा है, इसका भी आंशिक वाष्प दाब इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो राउल्ट ने नियम दिया कि विलयन के किसी घटक का जो वाष्प दाब है, विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है विलयन के। लेकिन कंडीशन क्या है, वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए,
वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो देखते हैं हम लोग क्या बनेगा अगर हम ये मान लें कि कोई हमारा आईवे घटक है। आई मतलब आई इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि वो आइडेंटिफाइंग घटक हो जाता है। तो आईवे घटक हम ले लेते हैं, कोई आइडेंटिफाइंग घटक है जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यदि किसी विलयन के किसी आईवे घटक का हम अगर ये मान लें कि वाष्प दाब Pi है और इसका मोल प्रभाज Chi है, तो राउल्ट ने क्या बताया कि विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो डेट मीन आपका ये बन जाएगा Pi प्रोपोर्शनल Chi। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगा देंगे, हम डायरेक्टली स्थिरांक लिख लेते हैं। ये बन जाएगा हमारा। अब अगर हम ये मान लें कि जो हमने विलायक लिया है या जो घटक लिया है अगर वो शुद्ध अवस्था में हो, अगर हम ये मान लें अगर हमने ये मान लिया कि घटक कैसा है, शुद्ध अवस्था में है, तो घटक के शुद्ध अवस्था के होने की स्थिति में जो इसका आंशिक वाष्प दाब यानी Pi है शुद्ध अवस्था में उसके आंशिक वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। यानी आपका ये हो जाएगा Pi बराबर Pi नॉट, Pi की जगह में Pi नॉट हो जाएगा। और चूंकि घटक शुद्ध अवस्था में है तो शुद्ध अवस्था में जो पदार्थों का मोल प्रभाज होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर दें, ये वाली वैल्यू Pi की जगह में Pi नॉट रख दें और Chi की जगह में 1 रख दें, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो पार्ट बनेगा Pi नॉट बराबर स्थिरांक, ये बन जाएगा। यानी Pi बराबर कांस्टेंट आ जाएगा आपका। भाई Pi बराबर क्या था हमारा, कांस्टेंट यानी स्थिरांक इंटू Chi। अगर घटक को हम शुद्ध अवस्था में कैलकुलेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में Pi बराबर Pi नॉट हो जाएगा और Chi बराबर 1 आ जाएगा, चूंकि शुद्ध अवस्था में मोल प्रभाज 1 होता है। हो गया। अब अगर हम इसको रखते हैं तो अब क्या बन जाएगा, Pi नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों, Pi की जगह में हमने Pi 0 रखा और Chi की जगह में 1 रखा, तो ये स्थिरांक बराबर ये बच गया। इसको उठा करके अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 बना लें तो इस मान को, स्थिरांक के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे तो ये बन जाएगा Pi इक्वल टू Pi नॉट इंटू Chi। ये आपका बन गया। अब इससे अगर हम डिफिनीशन बनाते हैं, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अब हमारा नियम क्या बना कि विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, ये जिसका हम निकाल रहे थे, विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उस घटक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर हो जाता है। देखिए फिर से देखिए क्या बताया मैंने कि विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उस घटक के वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के, और किसमें, वो भी विलयन में, मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट और बचता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो ये, अब यदि हम ये मान लें यदि विलयन के 2 घटक और कौन कौन से हो जाए, A व B हो, तो A का आंशिक दाब हमने I माना था, आइडेंटिफाइंग घटक। अब आइडेंटिफाइंग घटक हमारा A हो जाएगा, तो A का आंशिक दाब
पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट या पी ए जीरो भी पढ़ सकते हैं इंटू काई ए, और बी का आंशिक दाब वाष्प दाब पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी, ये हो जाएगा। और अगर हम कुल वाष्प दाब निकालेंगे विलयन का तो हमारा ये हो जाएगा विलयन का कुल वाष्प दाब P इक्वल टू, चूँकि मैंने बताया था दोनों को जोड़ करके निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी ए नॉट इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट इंटू काई बी। तो ये आपका एक पार्ट आ गया है, मैंने आपको बता दिया। ये राउल्ट का नियम है, और किसके लिए है, वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम है। इस तरीके से आपका राउल्ट के नियम का एक पार्ट पूरा हो जाता है। इसका अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।